छत्तीसगढ़ में लोकसभा में हुई कांग्रेस की हार को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में हैं और लगातार बैठक लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी भाजपा का जो गैप था वो कम हुआ है। विधानसभा में जितनी सीटों पर हमको लीड मिली थी, लगभग 7-8 सीटों पर आज हमको ज़्यादा लीड मिली है और कांग्रेस पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें भी इजाफा हुआ है। लगभग 5-6 लाख वोट हम लोगों को ज़्यादा मिला है पिछले चुनाव से। लेकिन हकीकत ये है कि हम 11 में से 1 पर विजयी हुए हैं और बाकी सीटों पर बहुत कम अंतर से हारे हैं। भविष्य में संगठन को, कांग्रेस पार्टी को यहाँ हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट एआईसीसी को हम लोगों को देंगे। सचिन पायलट ने पार्टी के अंदर नेताओं के गुस्सा फूटने की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कहीं भी आपसी गुटबाजी नहीं है। साथ ही संगठन में बदलाव के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, कमेटी किसी को बनाने या किसी को बिगाड़ने नहीं आई है, बल्कि सुझाव लेने आई है। वहीं रायपुर पहुंचे कांग्रेस के फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि हम सिर्फ बात करके हार का कारण पता करने आए हैं, इसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। We have all come here to strengthen the party here. For any future election, we should get ready. And whatever deficiency we have to make it out. All our important leaders are there. We will consult them. कांग्रेस की हार की समीक्षा को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा। कहा कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी आंतरिक बैठक करने का अधिकार है, इसलिए कांग्रेस भी अपनी समीक्षा कर रही है। लेकिन बैठक में हार का ठीक राग किस पर फूटेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। एआईसीसी द्वारा बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ में हुई हार की समीक्षा की। पहले दिन रायपुर और महासमुंद लोकसभा की हार की समीक्षा हुई और इसके बाद अगले 4 से 5 दिनों तक जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो अलग अलग संभागों में जाकर हार की समीक्षा करेगी। इसके बाद एक विस्तृत जो रिपोर्ट है वो एआईसीसी आला कमान को सौंपेगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। सबसे कठिन यात्रा में से एक मानी जाने वाली इस वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 4603 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को कश्मीर घाटी पहुंचा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा उन्हें बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए हर साल खींच लाती है। दूर दूर से तीर्थयात्री अमरनाथ बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से इस यात्रा का हर साल आयोजन किया जाता है। यात्रा के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए जत्थे को सीआरपीएफ जवानों की 3 लेयर सिक्योरिटी दी गई है। साथ ही सिक्योरिटी के लिए उधमपुर से बनिहाल तक 10 हाई एंड कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रद्धा की इस यात्रा में सुरक्षा का भी घेरा है। और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आ गए। बाहर आते ही जश्न का माहौल भी देखा गया। इस रिपोर्ट में देखिए। आखिरकार जमानत मिल गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आ ही गए। 5 महीने जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद हेमंत सोरेन को कैद से मुक्ति मिली है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार 28 जून को रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और उनके समर्थक बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। जेल से बाहर आते ही हेमंत सोरेन ने
बीजेपी और केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। हेमंत सोरेन ने कहा, मुझे झूठे आरोपों में 5 महीने जेल के अंदर रखा गया। झारखंड के लोगों के लिए 5 महीने बहुत कठिन थे। सुनियोजित तरीके से लोगों की आवाज दबाई जा रही है। इन 5 महीनों का जो वक्त था बहुत ही चिंतनीय महीने रहे हैं। एक झूठे मनगढ़ंत कहानी गढ़कर मुझे 5 महीनों तक जेलों के अंदर रखा गया। ईडी ने हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध किया, लेकिन हाईकोर्ट ने कोई ठोस सबूत न होने पर हेमंत सोरेन को जमानत दे दी। कोर्ट के फैसले के बाद सोरेन के सरकारी आवास में मिठाई भी बांटी गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद थे। अब ये जमीन घोटाला है क्या, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। झारखंड का जमीन घोटाले को भी आप जानिए। 36 फर्जी डीड और कागजात के जरिए फर्जी सौदा किया गया था। सैकड़ों एकड़ की जमीन का फर्जी सौदा हुआ। अधिकारी से लेकर व्यापारी तक इस घोटाले में शामिल थे। नगर निगम ने मामले में एफआईआर दर्ज कराई। नितिन मदन कुलकर्णी जांच अधिकारी बनाए गए। 13 अप्रैल 2023 को 21 ठिकानों पर रेड की गई। इस छापेमारी में कई अहम सबूत मिले, जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। ईडी ने कहा, इस जमीन घोटाले से तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन के तार भी जुड़े हुए हैं, जिसके बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक्स हैंडल से भी पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। हर अत्याचारी का अंत बुरा ही होता है। तानाशाहों के पास जितनी शक्ति है, बंदूक, गोले, बारूद हो, अंत में हमेशा सत्य की ही जीत होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा। 5 महीने बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन जेल से बाहर हैं, और इस बार के नए अंदाज और तेवर के साथ। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनकी ये रिहाई उनके ऊपर लगे आरोपों को कितना कम कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में हुई यूनिफॉर्म कमांड की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई, जिसे यूनिफाइड कमांड की बैठक कहा जाता है। सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी, गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े अधिकारी भी सभी इस बैठक में शामिल रहे। देश में नक्सलवाद का केंद्र बना हुआ है छत्तीसगढ़, और आज छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इसे यूनिफाइड कमांड की बैठक कहा जाता है। सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी, गृह सचिव, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के बड़े अधिकारी, ये सभी इस बैठक में मौजूद थे। यानी प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जितने भी जरूरी लोग होने चाहिए, वो सभी इस बैठक में शामिल थे। सभी का एजेंडा सिर्फ एक, कैसे नक्सलवाद से मुक्त होगा छत्तीसगढ़, और इसी वजह से इसे यूनिफाइड कमांड की बैठक कहा जाता है। बैठक में मुख्य रूप से 2 एजेंडे थे। पहला कि कैसे नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाए। दूसरा, नक्सल प्रभावित इलाकों में कैसे विकास योजनाओं को बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए। नक्सलवाद से लड़ाई, नक्सली इलाकों में सरकारी योजनाएं पहुंचाना, नियत नीला नार योजना हर गांव तक पहुंचे। नक्सली इलाकों में पुलिस कैंप खोलना। नियत नीला नार एक गोंडी शब्द है। इसका हिंदी में मतलब होता है मेरा अच्छा गांव। इस योजना के तहत सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में बेहतर तरीके से अपनी योजनाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चर्चा हुई नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस के बारे में। पिछले 6 महीनों में ही पूरे बस्तर संभाग में फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस तेज कर दिए थे। पिछले 6 महीनों में ही पूरे बस्तर संभाग में फोर्स ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशंस तेज कर दिए थे। अब तक नारायणपुर, कांकेर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले में अलग अलग मुठभेड़ों में 131 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में 15 से ज्यादा नए पुलिस कैंप खोले जा चुके हैं। कुल मिलाकर देश से नक्सलवाद कैसे खत्म हो, इस बारे में ये यूनिफाइड कमांड की बैठक थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
उमरिया जिले के मानपुर जनपद की ग्राम पंचायत झलवार की 2 बस्तियां आजादी के 7 दशक बाद भी बिजली से वंचित हैं। यहां के निवासी अभी भी अंधेरे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बांधवगढ़ के जंगल से सटे होने के कारण जंगली जानवर आए दिन गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं, जिससे कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। फिर भी बिजली गाँव तक नहीं पहुंची। आजादी के 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी कुछ गांव और बस्तियां ऐसी हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। और ऐसा ही एक गांव उमरिया जिले में है। उमरिया के झलवार गांव की 2 बस्तियां आजादी के 7 दशक बाद भी बिजली की राह देख रही हैं। यहां के निवासी अभी भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। बांधवगढ़ के जंगल से सटे होने के चलते जंगली जानवर आए दिन गांव में घुसकर उत्पात मचाते हैं, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसके बावजूद ग्रामीणों को इस समस्या से निजात नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने कई बार अपनी फरियाद ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत और अन्य दफ्तरों में लगाई, लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिली। उन्हें मिला तो सिर्फ आश्वासन। ग्रामीणों ने अपनी बिजली की समस्या को लेकर उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि बिजली ना होने के चलते खेती सूख जाती है और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती। यहाँ तक कि मोबाइल चार्जिंग और अन्य छोटे छोटे कामों के लिए भी उन्हें कई किलोमीटर दूर दूसरे गाँव में जाना पड़ता है। खासकर बारिश के मौसम में उन्हें ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। कि मतलब हम जंगल के बॉर्डर से लगे हुए हैं, ना हमारे पास कोई उजेला है, ना हमारी कोई सुविधा है। पहली बात तो ये है कि मतलब हमारी कोई व्यवस्था की लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये सब हम लोग अपने में सम्मिलित करके सोचे कि हम तो अब गांव वालों से और से अधिकारी कर्मचारी से सबसे निवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमारी निवेदन को कोई नहीं सुनता है। तो इसके लिए चलें कलेक्टर साहब के पास अपनी निवेदन सुनाते हैं। शायद हो सकता है कि वो हमारी समस्या को सुन लें। यहाँ के सहायक अभियंता द्वारा मुझे बताया गया था कि जो तत्कालीन सरपंच हैं उन्होंने एस्टीमेट मांगा था लास्ट ईयर और वहाँ के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, तो उनको एस्टीमेट बना के दे दिया गया था और कलेक्ट्रेट में भी भेजा गया था। फंड की उपलब्धता जिस भी मद से होगी, उपलब्धता के बाद ही वहाँ पे विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा। चाहे कुछ भी वजह हो, लेकिन आजादी के 70 साल बाद भी गांव की ऐसी स्थिति हैरान कर देने वाली है। प्रशासन को करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का निराकरण हो, ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल बारबाडोस के ब्रिजटाउन के केंसिंगटन ओवल में आज खेला जाएगा। ये मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में शानदार रहा है। दोनों टीम अब तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। साउथ अफ्रीका ने लगातार 8 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है, तो वहीं भारत ने 8 में से 7 मैच जीते और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। भारतीय टीम जहां तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बना पाई है, तो वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार किसी भी वर्ल्ड कप में पहुंची है। भारत ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2007 में जीता था और उसके बाद 2014 में टीम इंडिया फाइनल में पहुंची, लेकिन श्रीलंका से हार गई। अब 10 साल के बाद भारत के पास 17 साल के बाद इतिहास दोहराने का मौका है। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला के रहस्य पर से अब पर्दा उठने को है। भोजशाला सरस्वती मंदिर है या कमाल मौला की दरगाह? इस सवाल को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि पुरातत्व विभाग ने इस विवादित इमारत का 90 दिन तक सर्वे किया। इंदौर हाई कोर्ट में 2 जुलाई को सर्वे रिपोर्ट सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश की जाएगी, जिस पर 4 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगा। इस सर्वे में पुरातत्व विभाग को भोजशाला के आसपास से क्या क्या मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। खत्म हुआ एएसआई का काम, 98 दिन में मिले सबूत तमाम। हिंदू पक्ष को मिले कई अवशेष, अब क्या है शेष? साथ ही गर्भगृह में 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए। देखिए, ये उनकी आस्था है कि उन्हें हर पत्थर में भगवान नजर आते हैं। मध्य प्रदेश के धार में ऐतिहासिक भोजशाला का एएसआई सर्वे पूरा हो चुका है। 58 दिनों तक ये सर्वे चला, जिसमें खास बात ये रही कि हिंदू पक्ष ने मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया और मुस्लिम पक्ष ने हर शुक्रवार नमाज पढ़ी। जैसे सालों से चला आ रहा था, वो इन 98 दिनों तक भी जारी रहा। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला, बाबा कमाल मस्जिद, 2 पक्षों के दावे और इन्हीं 2 पक्षों के दावों के बीच क्या है आखिर ये जगह? इन्हीं दावों के बीच जो सर्वे अभी तक चलता रहा, वो 98 दिन का सर्वे अब पूरा हो चुका है और ये रिपोर्ट अब इंदौर हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी।
इंदौर हाईकोर्ट ने 11 मार्च को सर्वे करने का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से धार की भोजशाला कमाल मौला मस्जिद में एएसआई का सर्वे शुरू हुआ। एएसआई के 100 विशेषज्ञों की टीम ने सर्वे की शुरुआत की। पहले एएसआई को 42 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 29 अप्रैल को ये समय सीमा बढ़ा दी गई। इसके बाद 27 जून तक सर्वे निर्धारित किया गया। अब कल से विवादित इमारत में केवल कागजी कार्रवाई और लेवलिंग की जाएगी। अब मॉन्यूमेंट में खुदाई नहीं होगी। इन 98 दिनों में क्या कुछ हुआ, आप वो भी देखिए। सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के करीब 1600 अवशेष मिले हैं, जिसमें भगवान विष्णु और ब्रह्मा की 4 इंच की एक प्रतिमा भी मिली है। माता की प्रतिमा के अवशेष भी मिले हैं, उनकी गर्दन का एक हिस्सा भी मिला है। आखिरी दिन एएसआई की टीम को 7 और अवशेष मिले हैं। हिंदू पक्षकारों के दावे के मुताबिक सर्वे के दौरान माता वाग्देवी, भगवान गणेश, श्री कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, हनुमान सहित भैरवनाथ और कई देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ अवशेष मिले। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये अवशेष बताते हैं कि ये प्राचीन भोजशाला हिंदू धर्म का ही अंश है। आज जो काम चला है उसमें 7 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक माता का जो कल एक प्राप्त हुई थी, आज दूसरे गर्दन के ऊपर का भाग प्राप्त हुआ है और 6 अन्य अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्तंभ के अवशेष हैं या आड़े बीम हैं। साथ ही कल एक ब्रह्मा जी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो 4 दिन पहले एक 4 इंची विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वैसी आज 4 इंची ब्रह्मा जी की प्रतिमा कल शाम में प्राप्त हुई थी, जो आज को लिस्टिंग किया गया। इधर मुस्लिम पक्ष के अब्दुल समद एएसआई की सर्वे टीम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। है उस पर एक प्रश्न चिन्ह बहुत बड़ा ये है कि जब आप लोगों को कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि आप लोग हमें इसकी हकीकत बयान करिए, आप लोग चेक करिए इसकी मूल हकीकत क्या है, आप चेक करके हमें बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने वर्ष पुराना है, ये सब चीज़ें चेक करने के अलावा उन्होंने सब्जेक्ट से बाहर जाकर बहुत सारी चीज़ें गतिविधियाँ ऐसी की है जिससे इस बिल्डिंग का पूरा मूल स्वरूप चेंज हो चुका है और जो अपने असल मूल स्वरूप में थी वो बिल्डिंग अब वो चीज़ खो चुकी है। दोनों पक्षों के बीच में छिड़ी बहस आखिर कहती क्या है वो समझिए। हिंदू पक्ष 11वीं शताब्दी की इस स्मारक को देवी सरस्वती का मंदिर कहता है, वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस परिसर में पहली बार एएसआई का सर्वे हो रहा हो। साल 1902 में पहला एएसआई का सर्वे हुआ था, जिसमें खुदाई में देवी सरस्वती की मूर्ति निकली थी, जिसे मेजर किनकोड नाम का एक अंग्रेज लंदन ले गया था। तभी से छिड़ा तनाव आज तक जारी है। हर साल वसंत पंचमी के दिन यहाँ माहौल गर्म हो जाता है, खासकर तब जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है, क्योंकि उसी दिन मुस्लिम पक्ष यहाँ नमाज अदा करने पहुँचते हैं और हिंदू पक्ष पूजा करने के लिए कतार में खड़े रहते हैं। धार भोजशाला लंबे समय से विवादित होती रही है और इसमें कई सारे विवाद चलते आए हैं। अब 4 जुलाई के बाद ये फैसला आएगा कि आखिर ये मंदिर है या मस्जिद। विस्तार न्यूज के लिए कैमरामैन वीरेन के साथ जफर अशरफी, धार। डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार में मंत्रालय में कृषि विभाग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि धान और गेहूं की जगह दूसरी लाभकारी फसलें लेने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही खेती की लागत कम करने के लिए उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के उपयोग को बढ़ाने की बात कही है। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों के हितों से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कृषि उपज मंडियों में किसानों के साथ दिक्कतें होती हैं और इसीलिए कलेक्टर कृषि उपज मंडी के संचालन पर निगरानी रखें। कहीं पर भी कृषि उपज मंडी में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया, जहां 1 महीने पहले मृत एएसआई को एएसआई बना दिया गया। बता दें कि पुलिस विभाग का ये कारनामा तब सामने आया जब सूची जारी हुई। दरअसल रतलाम में ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में एएसआई प्रकाश चंद्र राठौरिया की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के पन्ना से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक युवक की मौत के बाद नगर पालिका ने बॉडी को शव वाहन की जगह कचरा वाहन से पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए थे, जिसकी वजह से एक की मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने जब इस घटना को देखा तो तुरंत नगर पालिका को इसकी सूचना दी, जिसके बाद नगर
पालिका ने शव ले जाने के लिए कचरा वाहन भेजा, जबकि उनके पास शव वाहन भी उपलब्ध है। तो वही मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी शशि कपूर गढ़पाले के द्वारा स्वच्छता शाखा प्रभारी वीरेंद्र चौरसिया को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया। कल रात में धर्मसागर में बिजली गिरने से वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई थी। तो चूंकि कल रात में उनके द्वारा अन्य वाहन भेजा गया था, इसके संबंध में मेरे द्वारा उनको नोटिस भी जारी किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। निश्चित रूप से ये चूँकि ये बहुत ही सम्मान से जुड़ा हुआ मामला रहता है और बहुत ही सावधानी है, चूँकि पुलिस विभाग, नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग सब समन्वय से काम करते हैं। तो इन सब चीज़ में हमारे तरफ से भी और हमारे कर्मचारियों की तरफ से भी समन्वय और सावधानी बरती जाएगी कि इस प्रकार की चीज़ें न आए, और यदि इस टाइप की चीज़ें होती तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर में झमाझम बारिश हुई है, जिससे शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। 1.5 घंटे की बारिश ने शहर को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के शनवारा गेट से लेकर लोहार मंडी गेट, इतवारा गेट, हरिपुरा, मोमिनपुरा, लोहार मंडी और निचली बस्तियां जलमग्न हैं। सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है, जिसमें बच्चे मस्ती करते हुए भी नजर आए हैं। इस बारिश ने नगर निगम के उन दावों की भी पोल खोलकर रख दी है जिसमें कहा जा रहा था कि निगम ने बारिश से पहले इंतजाम पूरे कर लिए हैं। तो 1.5 घंटे की बारिश में शहर पूरी तरह से पानी पानी हो गया। सड़कों पर भी जल जमाव है और ऐसे में लोगों के घरों तक पानी पहुंचता जा रहा है।